नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। मेरे साथ है नीलेश जी पिलानिया, जो मेरे एनडीए एकेडमी के सेंटर हेड हैं। आप सब जानते हैं आपकी अपनी सीएलसी नीट जेई में परफेक्शन के साथ काम कर रही है। इसी सेशन से हम लोगों ने एनडीए की सेपरेट विंग लॉन्च की है, जिसको आप पूरा डील करते हैं। एनडीए के बारे में बताना चाहूं तो आप सब जानते हैं साल में एनडीए दो बार होता है, एक सितंबर में होता है, अप्रैल में होता है। ऑलमोस्ट फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर और फर्स्ट संडे ऑफ अप्रैल। अभी ये एनडीए सेकंड 2022 का एग्जाम जो 4 सितंबर 2022 को हुआ, इस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, इस पेपर पे एनालिसिस नीलेश जी आपसे करेंगे। इस वीडियो में आगे आपको सारे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मैं कुछ बातें उसके पहले आपसे करना चाहूंगा। आपके अपने सीएलसी ने एनडीए के लिए सेपरेट एक कैंपस क्रिएट किया है, सेपरेट एक फैकल्टी क्रिएट की है और सेपरेट सेंटर हेड बना के एक बिल्कुल नीट और जेई की क्वालिटी वाला लेवल वाला एनडीए एकेडमी, हम उसको डिफेंस एकेडमी नहीं कहेंगे, हम लोग केवल एनडीए पे काम कर रहे हैं। 3 बैच हमारे पास इसके लिए हैं। 10th पास करके आप 11th फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप 12th फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद आप टारगेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और टारगेट। हाँ, एक सूचना दे दूं, ये हमारा पहला सेशन था 22 का, जब हमने केवल बैच लिया इंग्लिश मीडियम में। फिर बच्चों का कोई प्रेशर आया, सर हिंदी मीडियम में भी आपको बैच लेना चाहिए। तो अगले सेशन में, या यूं कहूं अप्रैल 2023 का जो एनडीए होने जा रहा है, उसके लिए 8 सितंबर 2022 और 12 सितंबर 2022 को एनडीए के केवल टारगेट के कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 11 12 के कोर्स अब स्टार्ट नहीं किए जा सकते, वो दोनों मीडियम के साथ है। तो डियर, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 27 साल का विश्वास सीएलसी पे आपका नीट और जेई पे है, उतना ही विश्वास, उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ हम लोगों ने एनडीए लॉन्च किया है। आप बाकायदा एनडीए के लिए भी जुड़ सकते हैं सीएलसी के साथ। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, एनडीए की पेपर की बात करूं तो वहां 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 जीके के आते हैं, 50 जीएस के आते हैं, जनरल साइंस के आते हैं और 120 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। और मैंने अभी पूरा स्टडी किया, 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक की जो एसएसटी है, जो मैथ है, जो जनरल साइंस है, कोई भी स्टूडेंट, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एसएसटी की, जनरल साइंस की और मैथ की। यदि आप इनको ढंग से निकाल लेते हो ना, तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रैक कर सकते हो, नीट और जेई के अलावा। जैसे आपका उसके बाद कुछ बच्चे सीजीएल देते हैं, वो भी बच्चे कहते हैं वो यहीं से पूरा पेपर आता है। चाहे आरपीएससी का प्री हो, यूपीएससी का प्री हो, ये बहुत बड़ा बेस है। तो जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं वो 6 से तैयार हो जाए। और इसीलिए आपकी अपनी सीएलसी 6 क्लास से बैच स्टार्ट कर देती है। 6 7 8 9 10 का नाम है प्री फाउंडेशन, 11 12 का नाम है फाउंडेशन, आफ्टर 12 का नाम टारगेट कोर्स है। हमारा खुद का अपना स्कूल है, कृष्णा विद्या मंदिर, केवी राजस्थान बोर्ड का है। बीआर स्कूल हमारा सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। दोनों स्कूल, तो पूरी स्कूल की फैसिलिटी, सारी व्यवस्थाएं आपकी संस्था देती है। और दोस्तों, यदि अभी आपने एनडीए सेकंड या 4 अप्रैल 2022 का एग्जाम दिया है, आप 12वीं पास हैं, तो आप एक टारगेट के लिए, एक साल के लिए एनडीए का और प्रयास करना चाहें, तो अप्रैल में जो एनडीए की एग्जाम होने वाली है 2023 अप्रैल में, उसके लिए आपकी सीएलसी 8 अप्रैल 2022 और 12 अप्रैल 2022 को हिंदी इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रही है। अब नीलेश जी आपके साथ इस पेपर पे एनालिसिस करेंगे। तो अब हमारे नीलेश सर एनडीए सेकंड सितंबर 2022 के बारे में बात करेंगे और पेपर का पूरा सॉल्यूशन वीडियो में रहेगा। तो अब मैं अगला जिम्मा सौंपता हूं नीलेश जी को। नीलेश जी आप देखें प्लीज। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सीएलसी डिफेंस एकेडमी। आज जैसा कि आपको पता है कि 4 सितंबर 2022 को एनडीए का पेपर हुआ है, उसका आज हम एक एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चों की एक अलग ही इच्छा होती है कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी, इस बार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल व्यू रहता है, क्योंकि एसएसबी का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि आपको सिलेक्शन के अंदर ही नहीं, आपको अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर भी इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा, जो आज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये एनालिसिस हमारी एक टीम का पूरा एनालिसिस है। हर सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर टीचर हैं उनका एक एनालिसिस है। हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उनके व्यूज़ हैं, और जो हमने दूसरे जो हमारे सोर्सेज थे उनके माध्यम से एक आज हमारा कट ऑफ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलो आज हम उसमें जो मैथ वाला जो पोर्शन है, हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहला जो पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथ का। हमें पता है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस का जो लेवल बनता है वो एक लैंग्वेज बेस पे बनता है, मतलब लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं वहाँ।
मैथ का जो लेवल है वो रहेगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मैंने इसलिए कहा है, जो हमारे जो टीम मेंबर्स थे मैथ वाले, उन्होंने काफ़ी, उनका ये था कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वहाँ लगभग 20 to 25 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे हैं। बट इस बार सर अप्रोक्सीमेट 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे मीन्स टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट है, और टाइम कंज्यूमिंग वाला जो पोर्शन है उसके कारण उनकी मेरिट या फिर जो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उनका एक एनालिसिस था कि सर जिस बच्चे के 125 to 130 मार्क्स अगर बन रहे हैं मैथ में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा पोर्शन अगर हम लोग डिस्कस करें गेट वाले पोर्शन में, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश का। आपको पता है कि एनडीए के अंदर मैथ और इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहते हैं, और ये वो सिलेक्शन वाले पोर्शन रहते हैं कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन मैथ और इंग्लिश। तो मैथ का लेवल जो था हमारे सर के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि सर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। बट जो इंग्लिश का जो पेपर था या जो इंग्लिश के सर थे, उन्होंने सीधा कहा कि सर पेपर का लेवल बहुत ईजी था। उनका कहना था कि कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स की वो बात कर रहे थे कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसे क्वेश्चन थे कि उनको देखकर मुझे लगा कि इस बार एग्जाम में पूछे क्यों गए हैं। उन्होंने कहा कि सर हमने जो वर्कशीट दी है, बच्चों को प्रैक्टिस सेट दिया है, जो हमने मॉड्यूल्स दिए हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। दूसरा उनका लेवल अगर मैं डिस्कस करूँ तो ईजी सा, उनका ये भी था कि सर जो बच्चा जनरल इंग्लिश के बारे में नॉलेज रखता हो, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और जो बच्चा द हिंदू रेगुलर पढ़ रहा हो, उस बच्चे के 25 to 30 क्वेश्चंस इजीली वे में अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं पोर्शन बात करूं आपके पास साइंस वाले पोर्शन की, तो साइंस वाले पोर्शन में पहला पोर्शन फिजिक्स जिसके 25 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा केमिस्ट्री जिसके क्वेश्चंस थे हमारे पास 15, और नेक्स्ट था बायो जिसमें क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट। उनका सर का कहना था कि सर 9 to 12 का जो एनसीईआरटी है वो लेवल इस बार साइंस के पेपर में रहा है, और उनका साथ ये भी कहना है कि सर जो पेपर का लेवल था वो इजी टू या मॉडरेट टू इजी इस तरीके का लेवल रहा है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट इस बार पेपर नहीं रहा। जो लेवल मैथ में इंक्रीज हुआ है वो इस बार आप लोगों ने इंग्लिश में डिक्रीज करके वहाँ से नंबर्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। मतलब जितने मार्क्स का लॉस आपको मैथ में हो रहा है उतने मार्क्स आप लोग इजीली वे में ऑब्टेन कर पा रहे हो, कहाँ, इंग्लिश में। तो मतलब एक एवरेज सा बन गया। फिर मैं अगर पोर्शन की बात करूं आपके जीके वाले पोर्शन की, जो गेट वाला पोर्शन है, उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर को। करंट अफेयर जो हमारी टीम है उन्होंने कहा कि सर लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर है वहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। सर का यह भी कहना था कि सर जो हमने सीट्स वगैरह जो करंट अफेयर की दी थी वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। करंट अफेयर के लगभग 15 क्वेश्चन थे, जिनमें से सर का कहना है हमारे टीम मेंबर का कि सर 9 to 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पेपर्स में करंट अफेयर का जो हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसमें से डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स का भी एक बेसिक इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 9th और 10th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस था वहां से डायरेक्ट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। हिस्ट्री की बात करें तो एक इजी सा पोर्शन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो वैसे ही मैं अगर आप लोगों के पास जीके वाली जो पोर्शन की मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा इजी थोड़ा सा डिफिकल्ट, इस तरीके का पोर्शन रहा है। जो जीके वाला जो पोर्शन है, जैसे कि आपको भोसने भी बताया, ये 6 to 12 की जो एनसीईआरटी है उससे बाहर, और यूपीएससी तो हमें सबको पता है कि 6 to 12 एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाती है भाई। तो वैसे ही इसका एक फाइनल जो एनालिसिस हमारा ओवरऑल रहा, जैसे बच्चे जो एग्जाम देकर वापस लौट रहे थे जिनसे मेरे से बात हो रही थी, वो बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ काफ़ी जगह मोर देन 400 मार्क्स बताया जा रहा है। तो मैं उन्हें कहूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे कम जो कट ऑफ गई थी 2016 में, लेस देन आई थिंक 250, और जो सबसे हाईएस्ट जो अभी रही है वो रही है 360। तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चों के 355 प्लस माइनस 5, बट इस बात का ध्यान रखना विद एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये अगर हो रहे हैं तो उन्हें एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एसएसबी के लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और एसएसबी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है हमारी एनडीए के अंदर। तो मेरा ये एक एनालिसिस रहा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। जय हिंद, जय सीएलसी। Hello dear students, how are you? I am निशांत अग्रवाल, English faculty, CLC Defense Academy। प्यारे बच्चों, जो हमारा GAT का जो आज पेपर हुआ है, अभी मैं आपके पास लेकर आया हूं कोड 2 का। कोड 2 सीरीज डी है। सीरीज डी से आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि CLC हमारा जो प्लेटफॉर्म है डिफेंस एकेडमी का, एनडीए के बैच चलाता है। बहुत शानदार बैचेस हमारे पास अभी चल रहे हैं, और आगे जो हमारे नए बैच हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं। तो आप अपनी सफलता को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे CLC डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के पेपर को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। तो यू नो कि सबसे पहले हमारे पास जो इस सीरीज के अंदर जो सबसे पहला जो आया है वह ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, कि हमें ये PQRS में दे रखा होता है। आप सबने पेपर दिया, आप सब बहुत अच्छे जानते हैं। तो किस तरह से हम इसे ऑर्डर करेंगे। पहले डायरेक्शंस हैं 1 to 10 के लिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ए सेंटेंस, द पार्ट ऑफ व्हिच हैव बीन जंबल्ड, दीस पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड PQRS। गिवन बिलो इस सेंटेंस आर 4 सीक्वेंसेस, नेम 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को आप जंबल करके दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, एक करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है टू बी सक्सेसफुल। इन्फिनेटिव से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, आपको सबको पता है। व्हाट इट इज, एज ए ह्यूमन बीइंग, हैव यू एवर कंसीडर्ड। देखो सबसे पहले अगर अपन ऑप्शंस पे जाते हैं, तो कभी भी आपको जब भी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि हमें जाना चाहिए आंसर्स पे। आंसर्स से हमें क्वेश्चन पर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, SQPR। क्या एस से सेंटेंस शुरू हो सकता है, हैव यू एवर कंसीडर्ड? नहीं हो सकता। उसके बाद में R से एज ए ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होता, सीक्वेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम देखें PRSQ या QRSP, तो QR व्हाट इट इज एज ए ह्यूमन बीइंग हैव यू एवर कंसीडर्ड टू बी सक्सेसफुल। और एक अगर अपन देखें PRSQ है टू बी सक्सेसफुल, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा, यहां से नहीं। देखो सबसे पहली बात जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि व्हाट इट इज एज ए ह्यूमन बीइंग हैव यू एवर कंसीडर टू बी सक्सेसफुल। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। देयर इज इन ऑल इंस्टेंस ए सिंगल सरेंडर टू द आइडिया अथॉरिटेटिव टू ट्रूथ टू बी डिस्कवर्ड ए डिफेंडेड, मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू। तो देखो अगर हम देखें तो वही बात है कि पहले की तरह मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप आंसर्स पे जाएं, तो ये PSRS। ठीक है, तो सबसे पहले P से आंसर स्टार्ट हो रहा है क्या, PR, देयर इज इन ऑल इंस्टेंस ए सिंगल। दूसरा S, मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू, देयर इज इन ऑल इंस्टेंस, नो, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा टू का देयर से। फिर RPQS, ऑथोरिटेटिव से सेंटेंस शुरू नहीं होगा भाई, ऑथोरिटेटिव ट्रूथ टू बी नहीं। अब देखो SQPR पे अपन जाते हैं, तो SQPR, मैनी पीपल टुडे आर विलिंग टू सरेंडर टू द आइडिया दैट के बाद आ रहा है P, दैट देयर इज एन ऑल इंस्टेंस ए सिंगल ऑथोरिटेटिव ट्रूथ टू बी डिस्कवर्ड एंड डिफेंडेड। तो मतलब हमारा दूसरे का आंसर होगा 4। For yourself the implication of death, if you do not reflect and understand from one pressure to another, you will go endlessly। ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इफ से हो रहा है। इफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म हो गई। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गई तो इफ से स्टार्ट हो गया। तो क्यू से हमारा कोई ऑप्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल या तो ये हो रहा है या ये हो रहा है, इफ वाले सेंटेंस है ये। अब देखो इधर क्या क्यू के बाद P आएगा क्या, if you do not reflect and understand for yourself, you for yourself,
यू को किससे कनेक्ट किया, योर सेल्फ, द इम्प्लीकेशन ऑफ डेथ, implication of death, you will go endlessly from one pressure to another, you will go endlessly from one pressure to another, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, वैसे भी आप समझ सकते हो ना, अगर ये आर से हो रहा है, देखो आर से, तो आर क्या फ्रॉम से सेंटेंस थोड़ी शुरू हो जाएगा, क्या फोर से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, यू विल गो, अगर इफ दे रखा है तो आपको पता है कि विल गो उसके साथ कनेक्ट होगा आपका। अगला देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, फोर्थ, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अरे देखो, इसमें बिल्कुल समझने लायक बात क्या है कि हमें ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन से हम देखेंगे, तो एंड से तो कभी शुरू नहीं होगा, तो आर वाले के ऑप्शन है क्या, तो ये तो कट गया भाई। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम पी, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड को एस से जोड़ा है, डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स। ठीक है, आर एंड नहीं, उसके बाद में आर एस पी क्यू, आर एस आर पी क्यू, डिफरेंशिएट से वर्ड स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहां से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू पी एस आर, क्यू, ए लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स, सब्जेक्ट है आपका, रिप्रेजेंट्स वर्ब है, ए लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स क्या, पी, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, एस, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द थिंग्स एंड रिलेटिंग देम टू वन अनदर, तो हो जाएगा QPSR। मेरे को होप है कि आपका ये फोर्थ भी आंसर सही हुआ होगा। फिफ्थ, फॉर इंडियाज फ्यूचर मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिकॉग्नाइज दैट। तो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि आप किस पे जाते हो, ऑप्शंस पे जाते हो। देखो, क्या आर से कोई है क्या, ये नहीं होगा, क्या फोर से है क्या, पी से तो कोई दिया नहीं, कोई बात नहीं है ना। उसके बाद में क्यू से मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, तो मैथमेटिकल थिंकिंग के बाद में लगा रहा है आर, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्यू के बाद आर तो आएगा ही आएगा, ये तो श्योर हो गया, यानी ये आएगा ही आएगा, उसके बाद आर आएगा। फिर एस की स्थिति क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज दैट, यहां से सेंटेंस शुरू होगा भाई आपका, इट इज रिकॉग्नाइज दैट क्या, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर, SQRP। नेक्स्ट है, इन एग्रीकल्चर and veterinary science through will be enhanced sharply, programs integrated with general education, the preparation of professionals, the correct sequence क्या है, बताओ भाई, correct sequence क्या हो सकता है इसके अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपका, 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो 6 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, SRPQ, RQPS, SPRQ या PQRS विल बी, तो यहां तो दे रखे हैं एक एस का, एक आर का, एक एस का, एक पी का। इन एग्रीकल्चर पी से हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं आर पे, प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विद जनरल एजुकेशन, फिर है क्यू, विल बी एनहेंस शार्पली, फिर है पी, नहीं होगा। अगर हम इस पर जाते हैं या इस पर जाते हैं, एस से, द preparation of professionals in agriculture, yes, in agriculture, the preparation of professional in agriculture and veterinary science through programs integrated with general education will be enhanced sharply, ये बनता है आपका सीक्वेंस लाडलो। अब आते हैं 7th पे, and should shift the way are suddenly very important, we think about politics, the issues raised by feminists and multiculturalists, है ना। तो देखो भाई, कहां से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, we think about politics, एंड से तो होगा ही नहीं, ठीक है, आर से भी नहीं होगा, the issue raised by feminists and multiculturalists, है ना। तो या तो एस, अगर अपने आर पे जाते हैं, ठीक है, एस के 2 हैं, आर के 2 हैं, आर के बाद ये कह रहा है पी आएगा भाई, आर के बाद क्या पी आ सकता है क्या, वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स एंड शुड शिफ्ट द वे आर सडनली वेरी इंपॉर्टेंट, द इश्यूज रेज्ड बाय
फेमिनिस्ट एंड मल्टीकल्चरल। ठीक है, और अगला है, ये कह रहा है क्या RSPQ हो सकता है क्या? वी थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, द इश्यूज रेज्ड बाय फेमिनिस्ट। नो नो, तो इसमें आपका हो जाएगा RPQS भाई, पहला आंसर सही होगा 7th का। नेक्स्ट है बाय विच, ये तो एक आपका साइंस के एक वो डेफिनेशन टाइप से होता है ना, कि साइंस में आप करते हो ना कि भाई सेंटेंस बनता है, देखो क्या है, क्या दे रहा है ये, by which the genetic material of plant is altered, past and hence in nutritional value, perhaps to make it more resistant to genetic modification, GM is the science। तो ये कह रहा है क्या Q से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या? past and enhance, it's no। क्या S से सेंटेंस शुरू हो सकता है? genetic modification is the science। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। अगला है R से, perhaps to make it more resistant to genetic modification is the science by which the genetic material of plant is altered, past and enhance its natural value। यही होगा भाई। नाइन नंबर का देखो, ए मच वाइडर एरे पर्सपेक्टिव द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड। अपन इस सेंटेंस को देखते हैं अभी, तो इस सेंटेंस में देखो कि होना क्या चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए भाई? क्या ये Q से शुरू होगा या R से या S से? बताओ। द Q से, देखो आर्ग्यू है यहां पे, तो यहां पे मच दे रखा है, और Q से अगर हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो Q से हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ना, Q से हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, या तो QPR से QSRP, तो QSRP को जोड़ते हैं पहले। द एडिटर्स ऑफ द प्रेजेंट वर्क आर्ग्यू द नीड टू अंडरस्टैंड, सही है, द हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स फ्रॉम ए मच वाइडर एरे ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी 9th का आपका फर्स्ट सही है। फॉर विच शी फाउट टिल द एंड, ये तो पंडिता रमाबाई, यही होगा ना, पंडिता रमाबाई है ना, वो वॉज रिमार्केबल एज ए पायनर इन विमेन एजुकेशन एंड एज ए चैंपियन ऑफ विमेन राइट्स, फॉर विच शी फाउट टिल द एंड। ये इसका सही आंसर होगा भाई। एज ए, है ना, विमेन्स एजुकेशन है, और इसको अपन दोनों को देखो, S और Q का तो जोड़ा बन ही गया था यहाँ पे, सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू हो ही जाएगा, फिर ये आ ही जाएगा लास्ट में। इसके बाद आपके आगे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो सीधे सीधे आपको आने चाहिए भाई, इसमें तो वो कोई है ही नहीं। देखो सबसे पहले आपके पास क्वेर फिश, क्वेर फिश होता है स्ट्रेंज पर्सन, ईट लाइक ए वर्ड, थोड़ा सा खाना, है ना, 1890 के समथिंग ये टर्म आई थी, आइडियम आया था, ईट वेरी लिटिल, लॉक हॉर्न्स, किसी से आर्ग्यू करना, किसी से फाइट करना, आर्ग्यू करना, तो आर्ग्यू दे रखा होगा, बी लाइक ए बुल, आर्ग्यू अबाउट समथिंग। अर्ली बर्ड जो सुबह जल्दी उठता है भाई, या किसी से पहले आता है, अर्ली बर्ड किसी से पहले आना, है ना, फर्स्ट अराइवल। बी इन द पिंक होता है हेल्थी भाई, देखो कुछ लोग सैड कहते हैं, वो सैड नहीं, पिंक होता है, बी इन द पिंक होता है हेल्थी, स्वस्थ होना, हेल्थी होना, ठीक है। बी इन द रनिंग होता है कि आप एक अच्छी पोजीशन में है जीतने की, बी इन द रनिंग पोजीशन में है, बी इन गुड पोजीशन टू विन। ए सी चेंज होता है कंप्लीट चेंज, ए सी चेंज कंप्लीट चेंज, टाइट्स वगैरह नहीं आते, सी कंप्लीट चेंज। अब ए पेयर ऑफ विजडम मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को सजेशन देना, किसी को सुझाव देना, इंपॉर्टेंट, और वो भी इंपॉर्टेंट देना, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, इसका होगा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट होगा बी इन सेवंथ हेवन, बी इन सेवंथ हेवन होता है बहुत ज्यादा खुश होना, 7वें आस्वर्ग में बहुत ज्यादा खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी होगा। बी इन द रेड होता है कि बैंक से पैसा लेना, टू मनी टू ए बैंक, टू बी इन द रेड। ये आपके सारे के सारे इडियम्स हो गए। इसके बाद में आपके सिनोनिमस आ गए। सिनोनिमस देखो, पहला वर्ड आता है मैलिगन होता है किसी विशियस पर्सन को कहते हैं, किसी बैड पर्सन को कहते हैं। स्लेंडर का मतलब भी यही होता है, स्लेंडर मतलब भी कोई दुष्ट आदमी, कोई इविल पर्सन होता है, वैक्स्ड का मतलब होता है
किसी से एनोएड होना, किसी से नाराज होना, है ना, झगड़ा करना। शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड, तो डिसप्लीज्ड, नाखुश होना। प्रीकंसेप्शन होता है, अपन कहते हैं प्रिजुडियस, किसी को किसी चीज का पहले से ही अपने आप को वो अपना प्रिजुडियस सेट कर लेना किसी के लिए, यानी नोशन सेट कर लेना, नोशन। मोर्टल टेम्परल होता है, नेवर एंडिंग नहीं हो सकता। इमोर्टल और डिविनिटी, ये तो इनके क्या है, एनिमस हैं, अपोजिट्स हैं। टेम्परेरी वर्ल्ड होता है। इटिनरी होता है बेटा, इटिनरी होता है जर्नी का शेड्यूल बनाना। जैसे आप किसी जर्नी पे जा रहे हो तो उससे पहले आपने शेड्यूल बनाया कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो ये शेड्यूल हो जाएगा इसका। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल देखो हार्नेस, बहुत कितना सिंपल इसने पूछा है। हार्नेस, हार्नेस वो होता है ना, जो घोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हार्नेस बांधे जाते हैं, तो हार्नेस कंट्रोल करने के काम आते हैं, यानी कंट्रोल करने वाला। नेक्स्ट है फिकल, फिकल कमजोर होता है ना। चंचल होता है, चंचल किसी को हम कहते हैं चंचल है भाई, ये तो फिकल है। तो फिकल यानी किसी में उतार चढ़ाव, है ना, देखने को मिलता है। तो वैसिलेटिंग में भी यही होता है। वैसिलेटिंग मतलब बाकी तो कंसिस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वेली चालाक है, तो मतलब ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। वैसिलेटिंग में भी उतार चढ़ाव, वैसिलेटिंग देखने को मिलना। फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वाज क्लैमिटियस। क्लैमिटियस होता है कैटास्ट्रोफिक, वेलकम थोड़ी होगा कभी। फ्लड सिचुएशन कभी वेलकम थोड़ी होती है, एविडेंस थोड़ी चाहिए, एनकरेजिंग थोड़ी करते हैं। अगला है ऑनरेरी होता है, डियर्स अनपेड होता है कि वो ऑनरेरी अनपेड मेंबर है, और ना ये बहुत बार देखा होगा आपने वर्ड। एक्स कम्युनिकेट होता है किसी को बाहर निकालना। द चर्च डिसाइड टू एक्स कम्युनिकेट हिम फॉर द एक्शन, उसके एक्शन से उसको क्या किया जाए, एक्सपेल किया जा रहा है, उसको बाहर किया जा रहा है। प्रमोट नहीं कर रहा, रिवार्ड नहीं कर रहे, हम उसको एडमिट नहीं कर रहे। ये आगे आपके एंटोनिमस और ये अपोजिट है, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं। पहला है क्रेविंग। क्रेविंग होती है जैसे लिखा ना, ह्यूमन क्रेविंग कंफर्ट्स लीड्स टू एन एंजाइटी, है ना, क्रेविंग करना, तो इसका मतलब होता है पसंद करना, तो अभी इसके लिए डिसलाइक हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, अनक्लियर यानी क्लियर होगा इसका, या तो क्लियर, ऑब्वियस भी स्पष्ट, यानी क्लियर होता है। नेक्स्ट है मोनुमेंटल, किसी को मेमोरेबल रखना, है ना, किसी को एनरोमस या स्टिंकिंग रखना, तो अपने को क्या करना है इसका, मोनुमेंटल, है ना। द अचीवमेंट्स ऑफ द टीम हैव बीन मोनुमेंटल इन द लास्ट 10 years, बड़ा मोनुमेंटल रही है, यानी इंप्रेसिव रही है। हमें अपोजिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अनइम्प्रेसिव। क्या हो जाएगा डियर्स, अनइम्प्रेसिव। नेक्स्ट है फ्रेल। फ्रेल होता है कोई कमजोर इंसान को बोलते हैं फ्रेल, फ्रेल यानी स्टडी मजबूत होता है। ये तो इसके सिनोनिमस है ना, डेलिकेट, बिग तो कोई मतलब ही नहीं था। नोवेल डेपिक्ट्स द हैप्लेस स्टेटस ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हैप्लेस होता है अनफॉर्चुनेट, क्या होता है, अनफॉर्चुनेट, तो अनफॉर्चुनेट की बात है, यानी फॉर्चुनेट हो जाएगा इसका। अभागा बोलते हैं, अभागा इंसान, बैड लक पर्सन। हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक होता है बड़ा ही स्पेशल होना, है ना, बड़ा ही अजीब स्पेशल, बड़े ही इंटेलिजेंट है वो बंदा, इंटेलिजेंस है उसके आइडियाज, इंटेलिजेंस है, तो मतलब स्पेशल है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल, इसका अपने वही तो करें ना अपोजिट। 5 होता है सूखा, ड्राई। अब ड्राई का क्या होगा अपोजिट, स्कॉच भी वो होता है ना, ड्राई, वेट होगा, सिंपल। इतना कोई पेपर टफ नहीं था जितना अपन सोचे। स्मूथ, स्मूथ का होगा चीकना, स्मूथ, और रूटेड होता है खड्डों से, मतलब उबड़ खाबड़, जैसे मतलब सड़कें बहुत ही रूटेड हैं, रूटेड सड़कें हैं। नेक्स्ट है प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड होता है बहुत ज्यादा मात्रा, जैसे प्लेंटी वर्ड से बना है प्लेनिट्यूड। एविडेंस है, एम्पल है, प्लेथरा है, तो यहां पे हमने देखो इनसफिशिएंसी, बहुत कमी होना। नेक्स्ट बात करें इररेफ्यूटेबल। इररेफ्यूटेबल क्या है, इररेफ्यूटेबल होता है किसी को हम अनडिनाइबल करते हैं, किसी को हम अनक्वेश्चनेबल करते हैं, नहीं, जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। द स्कॉलर कोटेड इररेफ्यूटेबल एविडेंस फॉर अ थीसिस। उसकी जो थीसिस थी ना, उसके लिए वो इररेफ्यूटेबल एविडेंस लेकर आया जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमें तो अपोजिट चाहिए, यानी क्वेश्चनेबल, जिसे कोई चैलेंज कर सके। अब आगे आपके स्पॉटिंग एरर, ये लास्ट सेक्शन है आपका, और मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्ट पूछा गया, बहुत ही आसान से थे। ये किसी का कोट है भाई, सबसे पहले तो आवर ग्रेट्स ग्लोरी नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन
राइजिंग, रेजिंग, एवरी टाइम वी फॉल, राइजिंग या राइजिंग, हमारा राइजिंग क्या आएगा यहाँ पे, राइजिंग आएगा भाई। नेक्स्ट है रहीम वॉज वन ऑफ दैट सेलेक्ट फॉर द अवार्ड, दैट नहीं होता, आपको बहुत बार मैंने क्लास में बताया, दोज, रहीम वॉज वन ऑफ दोज। ये हमारे क्लासेस के अंदर शायद ही एरर के अंदर ऐसी कोई चीज या हमने सिनोनिमस की बात क्लास में ना करी हो। लगभग पेपर आप पिछले सारे जो अपने नोट्स उठा के देख लो, सारे के सारे आपके लेक्चर जितने भी आपने क्लास ली हैं, सब के सब अपन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। और शायद मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पेपर ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, पेपर का लेवल भी एक स्तरीय ही था। सुजीनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड, बताओ ये मैंने बताया आपको कि बिफोर दे रखा है, बिफोर, तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, एंड बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सेकंड तो भाई साहब ने शिफ्टेड दे दी। अब सेकंड फॉर्म में हैज है का क्या काम है भाई, क्या आएगा, हैड मेट हर। दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, अरे क्या किया इसने, देखो क्या लिखा है, वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, क्या आएगा, मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और लास्ट है, लास्ट कहां आ गया, 45 पे आया अभी तो, अमित टोल्ड टू दिव्या, अरे बताओ क्या टोल्ड के साथ टू आता है, क्या टोल्ड के साथ, ये तो मेरे को लगता है कि एकदम से पूछने का तरीका जो लेवल था वो ज्यादा, यानी अमित टोल्ड टू दिव्या अपने स्पीच में ही पढ़ते हैं, टोल्ड है, आस्क्ड है, कहां आता है टू, बताओ, इतना आसान पेपर सेट किया है। If you have asked me for the truth, I would have, अरे देखो would have plus third form of verb, क्या दे रखी है, would have plus third form of verb, और शुरू में क्या दे दिया, if, जब would have plus third form of verb दी होती है तो लाड लो, आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बताओ यहां पर क्या आएगा, had plus third form of verb, यानी had asked। If we will be the, I will be the millionaire, अगर मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं तो मैं सारी गरीबी बन जाऊं, मतलब क्या है, कंडीशनल है। इफ आई वर, जैसे ना, इफ आई वर ए वर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो क्या पता नहीं क्या क्या कर देता, है ना, क्या क्या कर देता, पता ही नहीं क्या क्या। ए वर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, सही है भाई ये तो, ए वर्ड इन हैंड इज बेटर देन, जो झाड़ी में दो है उससे अच्छा तो एक ही है, सही है, तो इसमें कोई एरर ही नहीं है, बेटर के बाद देन आता ही आता है ना, इसमें कोई एरर नहीं है भाई। लास्ट, द अपॉर्चुनिटी टू अटेन foundational literacy and pursue a honest livelihood must be viewed as basic right of every citizen। अरे क्या देखो ये क्या किया है इसने, क्या यहाँ पे an honest नहीं होना चाहिए था क्या, an honest livelihood किसकी एरर है, आर्टिकल की एरर है, और ये तो आप सबने कर दी होगी। Through there is progress for different direction, why is there no brotherhood, बताओ इसमें क्या गलती कर दी। Through there is progress in different direction, देखो preposition क्या रहा, through there is progress in different direction, why is there no brotherhood। तो इसी के साथ हमारी जो 50 के 50 क्वेश्चंस हैं हमने कर लिए हैं, और बड़ा होप कर रहा हूं मैं, हमेशा मेरे तो ये रहता भी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सही करके आए होंगे। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक अच्छा लेवल का पेपर था, मॉडरेट था, ना बहुत ज्यादा हम टफ कह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा हम इजी कह सकते हैं। और अब देखो जैसा ही पेपर हुआ है, अच्छा है, बढ़िया है, सिलेक्शन हो जाए, आपका भगवान करे। और देखो एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, तैयारी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी जब एनडीए का पेपर शूट किया था हमने, तब भी मैंने कहा था कि भाई अभी भी पेपर में कोई कमी कमजोरी रही है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। और यही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भाई अभी भी अगर आपको लगता है कि भाई किसी ना किसी लेवल पर हमने कमजोरियां यहां छोड़ी हैं कि हमने ईडीएम्स को प्रिपेयर नहीं किया, देखो पेपर का इसने वही लेवल रखा है जो पिछली बार रखा था, वही 10 क्वेश्चन है, आप सबको ये चीज पता है। हेलो एवरीवन, मैं अशोक भूकर, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम बात कर रहे हैं जो एनडीए का पेपर सेकंड हुआ है उसके फिजिक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। तो हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, टू कॉन्वेक्स लेंसेज हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर respectively. If these two lenses are placed in contact, then the net power of combination will be। बेटा पावर का फॉर्मूला होगा P is equals to P1 plus P2, P is equals to P1 plus P2। अब P1 कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, देखिए P1 is equals to 1 by
F1। लेकिन ये मुझे तब काम में लेना है जब मेरी फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/F1 और यूनिट क्या होगी इसकी, डायप्टर होगी। तो P1 कितना है, P1 इज इक्वल टू 100/F1। F1 कितनी है बेटा 50, कितना है 2 डायप्टर। सिमिलरली मेरे पास में सेकंड कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, P2 इज इक्वल टू 100/F2। 100/F2 इज 25 सेंटीमीटर, 4 डायप्टर। तो P1 मिल गई मुझे, P2 मिल गई, तो नेट पावर कितनी हुई कॉम्बिनेशन की, P1 प्लस P2। सो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 डायप्टर। क्लियर बेटा? तो मेरे पास में कौन सा आंसर हुआ, +6 डायप्टर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए बेटा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI। इसके बाद में V की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, IR इंटू I, तो क्या फॉर्मूला बना, I²R। तो एक फॉर्मूला तो है मेरे पास में P इज इक्वल टू पावर का P इज इक्वल टू VI, और दूसरा है मेरे पास में I²R। एक I की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखिए यहां से VI की जगह मैं पुट कर सकता हूं V/R, तो क्या बना मेरे पास में V²/R। तो देखिए एक फॉर्मूला V²/R, एक है मेरे पास में I²R, एक है मेरे पास में VI होगा, I²R होगा, V²/R होगा, कौन सा वाला नहीं होगा, I²/R नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास इज क्लोज टू 3/2। क्राउन ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 3/2। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज C। लाइट की जो एयर में स्पीड है वो कितनी दे रखी है, C दे रखी है। देन द स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास विल क्लोज टू, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू C/V, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या कह दूं मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम की आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो बेटा V कितना आएगा, V इज इक्वल टू C/N, C/N। N कितना है मेरे पास में, 3/2, 3/2, 2 कहां पर आ गया, ऊपर, तो 2C/3। तो आंसर कौन सा हुआ मेरा, 2/3C, यही हुआ 2/3C। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर। एक और मेरे पास में सील्ड पैकेट है, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने क्यूब होते हैं, 1000, मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। द मास इज 800 ग्राम। इस पैकेट का मास कितना है, 800 ग्राम है। द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर with density 1 gram per centimeter cube and then in another liquid B with density 1.5 gram per centimeter cube. Then which one of the following statements hold true? बेटा आपको सबको पता है कि अगर मैं पैकेट को सबसे पहले मैं वाटर में रख रहा हूं, फिर इसके बाद में किसी दूसरे मीडियम मैंने बी में रखा, आप इस पैकेट की डेंसिटी कैलकुलेट करें। अगर डेंसिटी इन दोनों मीडियम से कम आती है तो मैं कहूंगा कि ये फ्लोट करेगा, जिस मीडियम से ज्यादा आ गई तो उसमें ये सिंक कर जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इस पैकेट की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मींस मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा मास कितना है, 800 ग्राम है, 800 ग्राम अपॉन 1 लीटर में कितना हुए, 1000 अपॉन 1000, तो क्या हुआ, 20 से 20 कैंसिल आउट, 8/10, 8/10 कितना हुआ, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पैकेट की डेंसिटी कितनी है, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डेंसिटी के पैकेट को मैंने सबसे पहले कहां पर रखा, वाटर में रखा है 1। बताओ वाटर की ज्यादा की पैकेट की, सर वाटर की ज्यादा है और पैकेट की कम है, इसका मतलब पैकेट वाटर में तो फ्लोट करेगा, ऊपर ही तैरता रहेगा। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। जिस लिक्विड बी की बात करा उसकी डेंसिटी कितनी है, 1.5, और इसकी कितनी है, 0.8। ये यहां पर पैकेट की इससे भी कम है, तो अगर पैकेट को मैं इस बी में रखूं तो यहां पर भी ये क्या करेगा,
फ्लोट करेगा, तो मेरे पास में कौन सा हुआ, द पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड। क्लियर। नेक्स्ट वन, a simple pendulum having bob of mass small m length of string L has time period T। कह रहा है कि मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो बोब है उसका जो मास m है और उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L। ऐसा कुछ सीन अगले ने दे रखा है, bob of mass m, the length of string is L। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा टाइम पीरियड का, इसका टाइम पीरियड कितना बोल रहा है अगला, T। ये T होगा कितना, 2 पाई अंडर रूट L बाई Z। Clear? Now, if the mass of bob is doubled and the length of string is halved, मास कितना कर दिया, डबल कर दिया, नया मास m डेस हो गया 2m। ठीक है सर, नई लेंथ कितनी हो गई, L बाई 2, लेंथ को हाफ कर रहा है ना अगला, क्लियर लिख रहा है, मास ऑफ बॉब इज डबल, मास कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो मैं कह देता हूं नया मास कितना हुआ मेरे पास में 2m। ठीक है साहब, पहले m था, अब नया कितना हो गया, 2m हो गया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हाफ्ड, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी कर दी, हाफ कर दी, तो नई लेंथ कितनी आ गई मेरे पास में, L बाई 2 आ गई। देखिए मास का तो कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो नया टाइम पीरियड से न्यू टाइम पीरियड T डेस कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट L डेस बाई G। बेटा L डेस कितनी है, L डेस कितनी है, T डेस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डेस कितनी है, L बाई 2G। इस 2 को आप बाहर ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ही, T डेस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, और बाहर आ गया कौन, 2 बाहर आया तो कितना हुआ, रूट 2। 2 पाई रूट L अपॉन G कौन है, पहले वाला टाइम पीरियड। तो T डेस कितना बना, T डेस बना मेरे पास में T बाई रूट 2, T डेस कितना बना, T बाई रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, T अपॉन रूट 2, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबको पता है सोलर सेल होता है, तो यहां पर कौन होगा, सोलर सेल। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो जीके का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सोनार। Sonar is a device that is used to measure the distance of underwater objects by a ship. Which one of the following type of waves does it use for this purpose? बेटा ये भी सबको पता है, यहां पर ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है। गुड एग्जांपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन है, सोनार सिस्टम है। तो सोनार सिस्टम में कौन सी वेव्स यूज होंगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होंगी। नेक्स्ट, Which one of the following statements about the speed of sound wave is not correct? ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें। अगला बोल रहा है नॉट करेक्ट, सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन दैट इन वाटर। बिल्कुल सही है, जो साउंड वेव होगी इसकी स्टील में वाटर के कंपैरिजन में स्पीड ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल गलत। क्यों, देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज मैं करता हूं, टेम्परेचर में इंक्रीज करता हूं, तो क्या होगा, वहां पर मीडियम उतना ही रेयर होगा, डेंसिटी कम होगी, रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा, और रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी। तो अगला क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स एयर डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। तो मेरे पास में कौन सा गलत हुआ बेटा, सेकंड ऑप्शन, विच इज नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, which one of the following metals is most commonly used for making filament of incandescent electric bulbs? टंगस्टन। टंगस्टन को हम यूज करते हैं incandescent लैंप्स में। A bullet of mass 10 gram is horizontally fired with velocity 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of pistol? बेटा एक क्वेश्चन है किसका, मोमेंटम कंजर्वेशन का। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए ऐसा है मेरे पास में कोई पिस्टल है, ठीक है, इस पिस्टल में ये बुलेट है,
इस पिस्टल का मास m कह दीजिए, इस बुलेट का मास आप स्मॉल m कह दीजिए, दोनों ही रेस्ट में है। तो मैं क्या कहूंगा, फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब बुलेट फायर होने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू बुलेट फायर होने के बाद का मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम मास कितना हुआ m प्लस m, ये सिस्टम बन रहा है एक, और इसकी स्पीड कितनी है 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम स्मॉल m इंटू स्मॉल v। स्मॉल m इंटू स्मॉल v मतलब जैसे मैं फायर करूंगा तो स्मॉल m मास की बुलेट v स्पीड से यहां पर v वेलोसिटी से बाहर आई, कितनी देर की है 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। लेकिन देखिए मेरी बात ध्यान से सुना, अगर बुलेट इस साइड में आती है तो मेरी जो पिस्टल है वो किस साइड में आएगी, इस साइड में। अगर मैं V को इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूं तो ये कौन सी होगी माइनस V, क्योंकि देखिए इस साइड वाली वेलोसिटी का पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस साइड वाली वेलोसिटी को कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर मैं प्लस नहीं माइनस यूज करूंगा। क्लियर। तो देखिए क्या लिखता हूं यहां पर, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, स्मॉल mv इज इक्वल टू कैपिटल mv। तो v इज इक्वल टू स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कौन है, बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, इंटू v कितनी है 300 अपॉन कैपिटल M कौन है, पिस्टल का 1 kg। बेटा ये कितना हुआ, ऊपर देखिए आप 10 टू पावर, ये आ रहा कैपिटल V आ रहा आपके पास में 10 टू पावर -3, और ये 10 टू पावर -2 बचा, और ये 10 टू पावर प्लस का 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास में कौन सा आंसर हुआ, सेकेंड वाला। नेक्स्ट, ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स। देखिए माइक्रोफोन क्या, हम जब बोलते हैं तो ये साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कौन सा हुआ, साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू, मतलब अगला मुझसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगी। तो देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलो में कितने होते हैं 10 टू पावर 3, 1 किलोवाट में कितने होंगे 10 टू पावर 3 वोट होंगे, इंटू आर में कितने मिनट 60 मिनट, और मिनट को किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में। तो बेटा मेरे पास में कितना है, इंटू सेकंड है, इंटू सेकंड। तो बेटा क्या हुआ, 6636 इंटू 10 टू पावर 2, 20 तो ये रही 10 टू पावर 5 वॉट इंटू सेकंड। क्लियर। तो बेटा ये कितना बना, इसको मैं पॉइंट को यहां पर लिया हूं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वॉट इंटू सेकंड, और वॉट इंटू सेकंड कौन होता है, जूल होता है। तो मेरा आंसर क्या हुआ 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल हुआ। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट। अगेन आई एम सेइंग ऐसे स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ें, नॉट करेक्ट विच करेक्ट, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ये बोल रहा है अगला कि कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, वो मुझे बताएं। पहला क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। सबको पता है बिल्कुल कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और होता कितना है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये वैक्यूम का है बेटा, है ना, या मैं ऐसा कर दूं B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल NI अपॉन L, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोल, ठीक है, बिल्कुल सही है। दैट करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन करंट, सीधा सीधा दिख रहा है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंक्रीज होगी तो B भी इंक्रीज होगा। इफ ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम, बिल्कुल गलत है। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर, यही है मेरा सोलेनॉइड, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर मैं कोई आयरन पीस इंसर्ट करवा देता हूं तो इस आयरन पीस की रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी म्यू आर।
तो मीडियम फिल करते ही मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड से कितना ज्यादा हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स। तो सेम नहीं रहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा गलत हुआ बेटा, ये वाला गलत हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम। वन पार्ट हैज डेंसिटी रो नोट, पहले पार्ट की दोनों वॉल्यूम के हिसाब से इक्वल पार्ट है, पहले पार्ट की डेंसिटी रो नोट है, दूसरे पार्ट की डेंसिटी 2 रो नोट है। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरेज डेंसिटी इज रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो रो एवरेज इज इक्वल टू रो नोट प्लस 2 रो नोट अपॉन 2। बेटा कितना हुआ, रो एवरेज इज इक्वल टू 3 रो नोट अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, 3/2 रो नॉट, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric bulb is connected to 220 volt, the current drawn is 600 milliampere, what is the power of bulb। अब यहां पर क्या करना है, देखिए कुछ ऐसा है मेरे पास में, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है मेरे पास में, ये इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्टेड है, 220 वोल्ट से। कितनी करंट विड्रॉ कर रहा है, ये क्वेश्चन मैगले ने दे रखा है मुझे। तो क्या मैं इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं इसका बल्ब का, बिल्कुल, V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। बेटा V कितना है, 220 अपॉन I कितनी है, 600, लेकिन ये मिली है तो -3। क्लियर। अब R इज इक्वल टू 220, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा, 10⁻³ प्लस का होगा मतलब 1000 अपॉन 600, ये कैंसिल आउट हुए इसे। क्लियर। 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 110। तो बेटा मेरे पास में R हुआ, R इज इक्वल टू 1100 अपॉन 3 ओम, R आ गया। तो अब मैं पावर कैलकुलेट कर सकता हूं, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था आपके पास में, P इज इक्वल टू V²/R। तो P इज इक्वल टू V², 220 इंटू 220 अपॉन R कितना है, 1100 अपॉन 3 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल आउट 2 0 से, 2 टाइम्स। तो P इज इक्वल टू बेटा कितना है, 44 इंटू 3, तो P इज इक्वल टू 132 वॉट। P कितना है, 132 वॉट। तो ऑप्शन इज फर्स्ट राइट। नेक्स्ट, when the pitch of sound increases, which one of the following increases? We all know that pitch and the frequency both are directly proportional. Pitch increase हो रही है, that means frequency भी increase हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, फोर्थ वन, frequency increases। Next question, what is the nature of velocity time graph for a car moving with uniform acceleration? ये मुझे बताना है। तो देखो बेटा सबको पता है, T टाइम किसमें, सेकंड में, V वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। सपोज दैट इट इज मेकिंग एंगल थीटा। तो यहां पर देखिए, अगर मैं V और T में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी और टाइम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो देखिए स्लोप रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेलरेशन को। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब कार किससे चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ मुझे कैसा मिले, स्ट्रेट लाइन मिले। और ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। और स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द ऑप्शन इज थर्ड इज राइट, सी। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ कंफ्यूजन। देखिए ये मेरे पास में साउंड वेव है। अब एम्पलीट्यूड किसको कहते हो, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो कहते हो ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, मतलब कौन, मीटर। तो एम्पलीट्यूड किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में मेजर कर रहे हो, तो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज द एम्पलीट्यूड, तो डिस्टेंस हुआ। नेक्स्ट,
A current of 0.6 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes. Which one of the following is the amount of electric charge that flows through the circuit? सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा? बेटा फॉर्मूला है हमारे पास में I is equals to Q by T. तो Q is equals to हुआ फॉर्मूला IT. क्लियर? तो Q is equals to I कितनी है? 0.6 इनटू टाइम कितना है? 10 मिनट. लेकिन मिनट नहीं चलेगा, मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से. तो बेटा ये कितना हुआ? 0.6 इंटू 10 तो कितना हुआ? 6 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 360. और यूनिट क्या होगी? चार्ज की कूलॉम. तो मेरे पास में आंसर आता है बेटा थर्ड, 360 कूलॉम. नेक्स्ट, ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. डीसी जनरेटर किस पे करता है? एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The presence of magnetic field can be determined using which one of the following instruments? According to magnetic effect of current, according to Oersted experiment, कि मैग्नेटिक फील्ड को आप डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल. तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास में बेटा? एमीटर तो करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेरे पास में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मोटर एक डिवाइस है. तो मैं कौन होगा? मैग्नेटिक नीडल. Which one of the following statements about speed and velocity is correct? कौन सा करेक्ट है? तो मुझसे पूछ रहा है कि स्पीड. देखिए बेटा, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, स्केलर. वेलोसिटी क्वांटिटी होती है वेक्टर. वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. गलत. स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर. गलत. तीसरा, स्पीड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज स्केलर. उल्टा बोल गया. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. सो विच ऑप्शन इज? फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. हियर द पोर्शन ऑफ फिजिक्स कंप्लीट्स. थैंक यू बेटा. हेलो दोस्तों, जय हिंद. माई सेल्फ संदीप डांगी, टीम बायोलॉजी CLC सिक्कर. मैं एनडीए में जो आज अपने पास में एनडीए का पेपर हुआ है उसके अंदर बायोलॉजी की पोर्शन को सोल्व कर रहा हूँ. तो इसके अंदर अपन देखेंगे अपने पास में टोटल इसके अंदर 14 क्वेश्चन आए हैं. उसमें सबसे पहले जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 61. इसके बारे में हम बात करेंगे. द पार्ट ऑफ द ईयर, ह्यूमन ईयर, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट्स द प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज. अगर अपन बात करेंगे जो ऑडिबल साउंड होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो अपने पास में फंक्शन होगा वो ईयर के कौन से पार्ट का होगा. ऑडिटरी नर्व के बारे में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नर्व होते हैं उनका फंक्शन रहेगा अपने पास में कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको कलेक्ट करके ब्रेन तक ट्रांसफर करने का फंक्शन होगा. कोक्लिया के बारे में बात करेंगे. जो अपने पास में क्या होता है? बैलेंसिंग, कोक्लिया के बारे में बात करें जो क्या करेगा अपने पास में हियरिंग के लिए आएगा, रेस्पॉन्सिबल होता है. इसके अंदर जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड ऑप्शन जाएगा. ईयर ड्रम के बारे में बात करेंगे. ये क्या करवाएगा? साउंड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद में वाइब्रेशन करवाने के लिए काम में आता है, तो इसका फंक्शन नहीं होगा. यूज टेकन ट्यूब के बारे में बात करेंगे. ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आती है, जबकि अपने को पूछा क्या उसने? ऑडिबल साउंड को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अंदर फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा. तो अपने पास में जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर 71 के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन अपने पास में ये है. द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड बाय द स्टोमक वॉल इन केस ऑफ मैमल्स कोल्ड. मैमल्स के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो वहां पे उसने पूछा है कि अपने पास में स्टोमक होगा, जिसे अपन कहते हैं जहां से HCl वगैरह का सिक्रेशन होगा. तो स्टोमक सीक्रेटेड द स्टोमक वॉल इन केस ऑफ मैमल इज कोल्ड. और इसने क्या पूछा है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. प्रोटीन का डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा? काइटिनेज. जो अपने पास में काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए आएगा, तो ये ऑप्शन तो इसके अंदर रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट. तो एमाइलेज, ये अपने पास में स्टार्च या जिसे अपन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में काम में आएगा. थर्ड अगर हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. थर्ड अगर अपन बात करेंगे पेप्सिन. पेप्सिन जो होगा अपने पास में वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा. और प्रोटीन के डाइजेशन के साथ में इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे ये कहां से सीक्रेट होता है? स्टमक से रिलीज होगा. ट्रिप्सिन, ये भी अपने पास में प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा,
लेकिन ये सीक्रेट कहां से होगा अपने पास में, ये सीक्रेट होता है अपने पास में पेनक्रियास से। कहां से सीक्रेट होगा, पेनक्रियास से। किसकी फॉर्म के अंदर, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म के अंदर ये क्या होता है, सीक्रेट होगा। और ये जो एक्टिव होगा वो कहां पे जाके होगा अपने पास में, इंटेस्टाइन के अंदर। इसलिए यहां पे जो अपने पास में करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। चलो उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय ए मीडियम विद लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करेगा वो। तो जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई सेल है इस टाइप से, ये कोई मीडियम है और ये मेरे पास में क्या है, सेल है। और इसने पूछा क्या है कि बाहर अगर अपन, उसने क्या कह दिया, H2 की अमाउंट क्या है, कम होगी, लेस अमाउंट होगी। इसका मतलब सेल के अंदर H2 की अमाउंट क्या रहेगी अपने पास में, हाई रहेगी। तो जो अपने पास में होगा, जो वाटर का अपने पास में ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां से होगा अपने पास में, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होगा, इस टाइप से। इट मीन्स जो अपने पास में H2 होगा वो सेल से क्या होगा, बाहर रिलीज होता है। तो सेल विल लूज वाटर। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, सही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। 73 अपने पास में क्वेश्चन कौन सा है, चलो इसके बारे में बात करते हैं अपन। द डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन, अपने पास में डाइजेस्टिव एंजाइम कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, तो अपने पास में प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो अपने पास में क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन करेगा और अपने पास में क्या होता है ये, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, पावर बॉडी या अपना पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं इसको अपन। वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर गैसेज वगैरह के क्या होगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, उनका स्टोरेज होने के लिए काम में आएगा। राइबोसोम के बारे में बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वर्क करेगा ये। लाइसोसोम क्या करेगा अपने पास में, ये कुछ एंजाइम रखेगा जो एसिडिक पीएच के अंदर ही क्या करते हैं, वर्क करेंगे एसिडिक पीएच में। और वो क्या करेंगे, जो भी अपने पास में फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे या जो कोई सेल अपने पास में डेड हो जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फंक्शन करेगा। तो 73 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में अगर हम बात करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड प्रोड्यूस्ड बाय। तो प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट होंगे उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, ओवरी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ओवरी के थ्रू। और सीड्स का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, अपने पास में ओव्यूल के थ्रू होता है। रेस्पेक्टिवली पूछा इसने, इसलिए अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में बात करेंगे। 93 के बारे में अपने पास में जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी एनडी के अंदर आए हुए और सारे मैं केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन है उन्हीं को सोल्व करवा रहा हूं। 93 के बारे में अगर अपन बात करते हैं रेस्पेक्ट के अंदर, 93 क्वेश्चन के अंदर, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज इनेबल्ड बाय। चलो तो जो नर्व के अंदर अपने पास में जो इंपल्स का ट्रांसफर होगा उसके लिए अपने पास में जो आयन आएगा वो कौन सा आयन आता है अपने पास में, मेजरली सोडियम आयंस आते हैं। कौन सा आयन आएंगे, सोडियम आयंस। अपने पास में होता है एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होगी अपन क्या कहते हैं, एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, एक्सोप्लाज्म फ्लूइड होगा। ये अपने पास में एक्सोप्लाज्म होगा। जबकि बाहर अपने पास में जो होगा उसे अपन क्या कहते हैं, ईसीएफ कह देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे सोडियम की अमाउंट क्या रहेगी, ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर आएगा। और उसकी वजह से अपने पास में जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि जो एक्सो मेम्ब्रेन रहेगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उसकी पोलिटी क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। इसलिए वहां पे आयंस आएंगे और कौन सा आयंस आएगा अपने पास में, सोडियम आयंस, जिसे सेल क्या करेगी, फंक्शन करेगी। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में। 95 में कौन सा आंसर जाएगा, ये क्या क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में देखते हैं अपन। ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस विद कॉन्ट्रास्टिंग इल्यूमिनेशंस, दिस इज ड्यू टू। यानी कि कई बार अपन क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी आई से क्या होते हैं, क्लोज रहेंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वो अपनी आईज के रेस्पेक्ट में क्या रहते हैं, फार रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं। फिर भी अपनी जो आई होती है उनको इजीली क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है, उनको सहीली देख सकती है वो।
तो उसके लिए अपने पास में जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर अपने पास में आई की क्या रहेंगे, जो प्यूपिल और आइरिस होती हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। उस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, अकोमोडेशन ऑफ आई। क्या कहेंगे, अकोमोडेशन ऑफ आई। तो इसके अंदर कौन सा जाएगा, 95 के अंदर फोर्थ आंसर जाएगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, which one of the following hormones increase the heartbeat in mammals? mammals में जो अपने पास में हार्ट होगा उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा, इंसुलिन, मेलेटोनिन और थायरोक्सिन। ये एक्चुअल में अपने पास में नहीं होते, अपने पास में जो होगा वो कौन सा होगा, एड्रेनलिन हार्मोन होगा। एड्रेनलिन हार्मोन होगा वो क्या करेगा, अपने पास में हार्ट बीट को इंक्रीज करवाने के लिए काम में आएगा, और इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन के भी नाम से जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि जो भी एडवर्स कंडीशन आती है उस टाइम पे अपने पास में किसका सिक्रेशन होगा, एड्रेनलिन का सिक्रेशन होगा। ये कहां से सिक्रेट होगा, अपने पास में एड्रेनलिन ग्लैंड होती है जो अपने पास में किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहती है, एड्रेनलिन ग्लैंड। और ये जो होगी इसके दो पार्ट रहते हैं, कौन कौन से, कॉर्टेक्स और एक कौन सा रहेगा अपने पास में, मेडुला। तो इसका जो सिक्रेशन होगा वो कहां से सिक्रेशन होगा, अपने पास में मेडुला वाले पार्ट से सिक्रेट होगा। और यहीं से अपने पास में एक और हार्मोन होता है जिसे अपन कहते हैं नोरेड्रेनलिन। चलो देन वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। चलो इसमें देखते हैं, द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाई। जो फैट होगी उसका डाइजेशन के लिए अपने पास में कौन सा एंजाइम आएगा उसके बारे में बात करेंगे अपन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी अपने पास से पहले भी आया था, किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। बाइल एंड लाइपेज, बाइल एंजाइम, बाइल एक्चुअल में अपने पास में जूस नहीं होता, अपने पास में क्या रहेगा, सॉरी एंजाइम नहीं होता, अपने पास में क्या होता है, जूस रहेगा, जिसका सिक्रेशन कौन करेगा, अपने पास में लीवर करेगा। और इसको स्टोरेज और कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन बनाने का फंक्शन होगा वो किसका होगा, अपने पास में गोल ब्लेडर का होगा। चलो, और इस बाइल जूस का अपने पास में एक फंक्शन और होगा कि एक तो ये क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। व्हाट इज द मीन ऑफ इमल्सिफिकेशन, कि वो लार्ज फॉलिकल्स, सॉरी लार्ज अमाउंट रहते हैं अपने पास में या लार्ज साइज रहती है उसको केस में कन्वर्ट करेगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, या स्मॉल साइज फैट के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा ये बाइल जूस होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा, लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करेगा, ताकि वो फूड फैट पे जाकर उसको क्या करेगा, डाइजेशन करे। इसलिए इसके अंदर कौन सा जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाइल एंड एमाइलेज, एमाइलेज होगा वो किसके डाइजेशन के लिए आता है, अपने पास में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। पेप्सिन किसके लिए आएगा, अपने पास में प्रोटीन के लिए। तो मोर करेक्ट आंसर इज अपने पास में सेकंड ऑप्शन जाएगा। 98, चलो क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट। एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए अपने पास में कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एनिमल सेल्स है ओनली सेल मेम्ब्रेन नोट द सेल वॉल, वेयर इज प्लांट सेल है ओनली सेल वॉल नोट सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, अपने पास में रॉन्ग हो गया। अगर अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट जो सॉरी सेल वॉल रहेगी वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। एनिमल सेल से ओनली सेल मेम्ब्रेन नोट सेल वॉल, बट प्लांट सेल है वो बोथ। तो इसके अंदर अपने पास में जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। इट मींस कि जो अपने पास में प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट रहेंगी, जबकि एनिमल्स के अंदर ओनली एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, लिम्फ इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो अपने पास में किसके सिमिलर होगा, लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इट रिजेंबल टू। तो जो लिम्फ रहेगा अपने पास में वो सेल्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगा, और इसका जो अपने पास में केमिकल कंपोजिशन होता है वो किसके सिमिलर होगा, अपने पास में प्लाज्मा के सिमिलर होगा। ब्लड के अपने पास में दो पार्ट रहते हैं, प्लाज्मा एंड कार्पल्स। तो ब्लड के जो प्लाज्मा के सिमिलर रहेगा वो अपने पास में क्या होगा, लिम्फ होगा। 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ग्लूकोज का जब अपने पास में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। और यहां पे अपने पास में उसके साथ किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी होगा। तो 100 के अंदर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अपने पास में क्वेश्चन आएगा 145 के बारे में बात करेंगे अपन।
145 कौन सा होगा, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी में अगर अपन देखते हैं तो आपके टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से आप लोगों ने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, 14 क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों ने 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अपने पास में क्वेश्चन बचे हैं 2। चलो 145 डिस्कस करेंगे अपन। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, द एसिड रिलीजेस। तो जो अपने पास में बी स्टिंग होगा, मतलब अपने पास में जो हनी बी होती है उसके स्टिंग के अंदर अपने पास में जो पेन होगा और इरिटेशन आते हैं, अपने पास में स्वेलिंग वगैरह भी होती है, उसका जो रीजन रहेगा स्टिंग के अंदर, उसका रीजन होगा अपने पास में क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को अपन क्या कहते हैं, मेथनोइक एसिड कहेंगे। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपने पास में 146, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मैर्गराइन बाय द यूज ऑफ। लिक्विड जो अपने पास में वेजिटेबल ऑयल रहेंगे उनको अपन कन्वर्ट करते हैं सॉलिड के अंदर, तो उसके लिए अपने पास में कौन आती है, हाइड्रोजन गैस आएगी। निकिल अपने पास में एलिमेंट्स आते और एक अपने पास में गैस आएगी जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस होगा। उसके प्रेजेंस में अपन वेजिटेबल ऑयल को अपन किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। तो ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप आपका पेपर बढ़िया होगा, सबका बढ़िया मेहनत की थी आपने। तो मैं मुकेश कुमार आपके लिए लेके आ रहा हूँ केमिस्ट्री का पोर्शन। कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन आए थे आपके, बेसिक क्वेश्चन थे, इतना कोई टफ पेपर नहीं था। आई होप आप सबने बढ़िया करके आए होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन की बात करते हैं। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है, टू हेल्प सी डाइवर्स ब्रेथ दे कैरिंग सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड विद। जो समुद्र में जाते हैं लोग तो साथ साथ में O2 के साथ कौन सी गैस का यूज करते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हो, आराम से पढ़ा होगा तो आप 1 सेकंड में टिक कर सकते हो। इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन। O2 के साथ क्या लेके जाते हैं, नाइट्रोजन कैरी करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो इसका आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, क्योंकि आपको पता है जो सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O, इसको आप हीट करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, Ag प्लस हाफ O2। ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। जो बाकी आपके जो कंपाउंड्स है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इनके लिए टेम्परेचर बहुत हाई है, यानी कि बिल्कुल स्टेबल है, आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो इसका 92 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है 94 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 94 है, वो क्या बोलता है आपको, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स गैस ट्रांसलेट इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो इसका ट्रांसफर होता है, कलर चेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो आंसर आएगा आपका इसका सिल्वर सल्फाइड आएगा आंसर। क्या आएगा, सिल्वर सल्फाइड। Ag2S में कन्वर्ट होता है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एकदम आपको पता होगा तो आप सोल्व कर सकते हो इजीली। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट नंबर केमिस्ट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, 124 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन बिल्कुल इजी आए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 124 की अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। हाँ जी, ए प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा बेसिक सा क्वेश्चन है। अपन बात करते हैं इसकी। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर का इंक्रीज हो जाता है। यदि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होगा तो जो आपको खाना होगा उसको हीट ज्यादा मिलेगी, ज्यादा हीट मिलेगी तो खाना क्या मिलेगा, आपका जल्दी कुक हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल ईजी सी बात है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं अपन नेक्स्ट। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है भैया, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्वेश्चन फिर से आप पढ़ लो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो आंसर आएगा इसका फोर्थ। इसका आपका जो रेंज गिवन थी, रेंज से आप बता सकते हो, रेंज आती है इसकी 10 नैनोमीटर तक, 0.01 से 10 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की क्या आती है, रेंज आती है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना क्वेश्चन नंबर है 128 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 128 है उसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर। यानी कि कौन सी जो मेटल है
ऑर्डर दे रखा है आपको मेटल्स का, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। तो इसका जो कॉन्सेप्ट लगता है अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दे सकते हैं, जो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि जो मेटल ऊपर आएगी वो मेटल क्या होती है, रिएक्टिव ज्यादा होती है। तो उसके बेसिस पर अपन इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर जो मेटल आती है वो आपकी जिंक है इनमें। उसके बाद जिंक के बाद में कौन सी मेटल आती है, आयरन आती है। जिंक के बाद में आपको लेड आएगा, लेड बोले तो पीबी आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा आपका फर्स्ट आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो कि मेटल्स की रिएक्टिविटी बतानी है आपको। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें सबसे ऊपर लिथियम मेटल आती है, लिथियम के बाद में सोडियम आती है। तो आप इनका आसानी से आंसर दे सकते हो। यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल पड़ी होगी तो आप आराम से बता सकते हो। कॉपर आता है, नीचे आता है तो कॉपर रिएक्टिव कम होगा, जिंक ऊपर आएगा, फिर उसके बाद में आयरन आएगा, और फिर कौन आएगा, लेड आएगा। एक ट्रिक भी बताते हैं अपन, किले के बारात का ना जो भी है ट्रिक होती है, बिल्कुल इजी, आप उससे भी बेसिस बता सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 129 की अपन बात करते हैं। तो 129 क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट्स इन द कोल्ड वाटर। तो पानी है उसके ऊपर कौन सी मेटल तैरेगी, तो ऑब्वियसली बात है जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाली मेटल क्या होगी, आराम से ऊपर तैरेगी। तो आंसर आपका आएगा इसमें पोटेशियम। ये बिल्कुल याद रखने वाली बातें होगी, डेंसिटी आपको याद पता होना चाहिए। आप बता सकते हो डेंसिटी अगर कम होगी तो वाटर के ऊपर आपकी मेटल फ्लोट करेगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका नेक्स्ट, दैट इज 130। अब 130 की अपन बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट केपेबल टू कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि कौन सा आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे पाएगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हो बिल्कुल इजीली। जिसमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा, थ्रू आयंस आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन जिन सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनेगा, तो कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, देखो सबको पता है, ये -2 में रहेगा, ये +2 में रहेगा। तो आयंस बन गए तो आयंस के थ्रू आपकी करंट का फ्लो होगा। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो इसमें भी आयंस बन सकते हैं, सोल्ट आसानी से टूटेगा। बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आसानी से टूटेगा, आपका सोल्ट है। तो जो आंसर जाएगा शुगर का सॉल्यूशन होगा। शुगर आपका ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि शुगर का आपको पता है सबको, ये कभी ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टेंस का फ्लो नहीं होगा। तो 130 का आंसर जाएगा थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है अपना 143। क्वेश्चन नंबर 143 की अपन बात करते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोलता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भैया। ब्रॉन्ज मेटल की ये बात कर रहा है, कौन सा, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉपर और टिन। इसका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर, अपन 143 की बात करते हो, आंसर नंबर आपका सेकंड आएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट पजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसके अंदर साल्ट के अंदर वाटर नहीं होगा। आपको पता होगा सब में कि ब्लू विट्रोल क्या होता है, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। साथ में क्या आएगा बच्चों, पानी आएगा। साथ में क्या आएगा, पानी आएगा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो इसमें भी क्या आ रहा है आपका 10H2 आएगा, इसमें भी पानी आएगा। मोहर साल्ट में भी क्या आता है 6H2 आता है, इसमें भी क्या आएगा, पानी आएगा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में आपके जो उसका सोल्ट होगा उसमें पानी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा 144 का फर्स्ट। तो 144 का आंसर नंबर आएगा फर्स्ट। बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है केमिस्ट्री का। 147 की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आराम से। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ पेंटेन इज। यदि आप बेसिक केमिस्ट्री की बात करते हो तो आपको बिल्कुल बताते हैं, 10th क्लास तक आइसोमर निकालना सबको बता देते हैं। तो अपन आइसोमर की बात करते हैं, किसकी, पेंटेन की अपन बात करते हैं। तो पेंटेन सबको पता होगा, आप 5 कार्बन ड्रॉ कर सकते हो, उसके बेसिस आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आपके 5 कार्बन है, तो इसका ये 1 नंबर का आइसोमर बन गया आपका। इसके बाद बात करते हैं चेन को 4 मेंबर कर सकते हैं अपन। ये चेन आपकी 4 मेंबर हो गई। 4 मेंबर में आप कार्बन को यहां पे लगा सकते हो, तो एक नया आइसोमर मिल गया आपको आई बात समझ में। तो एक आइसोमर ये मिलता है आपको। इसके बाद में इसके में आप चाहे इस कार्बन को यहां लगाओगे तो बात वही बनती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद में दोनों कार्बन को आप यहां लगाते हो, एक आइसोमर ये बनता है। तो आपके टोटल जो आइसोमर बनते हैं वो बनते हैं 3। तो इसका ऑप्शन आएगा 4th। इसमें ध्यान रखना भैया, 3 ये टिक नहीं करना, तो आंसर आएगा इसका 4th। 4th में कितना आंसर दे रखा है, 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो आंसर आएगा 4th आएगा, यानी कि 3 इसके प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे स्ट्रक्चर आइसोमर की अपन बात करेंगे। तो इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी केमिस्ट्री का ही है 148। 148 क्या बोलता है भैया? 148 की बात करते नहीं, केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ड्राई आइस, जी हाँ 149 क्वेश्चन नंबर है, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ड्राई आइस इज यूज्ड टू ऑन ए परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? ऑब्वियस बात है, तो ड्राई आइस आपको पता हो क्या होता है, सॉलिड होता है आइस, CO2 की अपन बात करें, शुष्क सॉलिड बर्फ बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। इसका जो आंसर आएगा, तो सॉलिड से अपन डायरेक्ट क्या बना रहे हैं बच्चों, सॉलिड से अपन किस में जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका सब्लिमेशन। आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 149 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो 149 का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे। 154 आपको क्या बोलता है, देखिएगा बार 154 क्वेश्चन को, कि C4H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ C4H8। देखिए बिल्कुल इजी सी बात है, C4H8 की बात कर रहे हैं अपन, तो जो C4H8 है इसमें कार्बन आपके पास 4 है, हाइड्रोजन भी क्या है 4 है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए CnH2n, एंड दिस इज एल्कीन। ये क्या होता है बच्चों, एल्कीन होता है, तो आप आराम से इसके आंसर को टिक कर सकते हो, एल्कीन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये है कि साइक्लो एल्केन की अगर बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला भी क्या ही बनता है भैया, CnH2n ही बनता है, तो दिक्कत वाली बात है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी। फिर भी अपन आंसर एल्कीन को दे रहे हैं, हो सकता है साइक्लो एल्केन के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि साइक्लो एल्केन की बात करें तो वो भी देखो C4 साइक्लो एल्केन की बात की अपन ने। अब इसके अंदर भी आप कार्बन हाइड्रोजन गिनोगे तो वो आपके आएंगे 8 आएंगे, बिल्कुल आई बात सुन, लेकिन मोस्ट प्रेफर अपन एल्केन को देंगे, तो 150 का ऑप्शन देंगे अपन सेकंड। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था आपका, बिल्कुल इजी था, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, सब बढ़िया क्वेश्चन किया होगा आपने, बढ़िया, थैंक यू, ओके। नमस्कार, जय मां CLC सीकर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक स्वागत है। NDA UPSC का सबसे आसान एग्जाम है और हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें 50 क्वेश्चंस पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री के भी हैं। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से अपन इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल एंशियंट हिस्ट्री से है, बौद्ध धर्म से है। इसमें ये बताया गया है कि कौन सा लिस्ट फर्स्ट में जो दिया गया है लिस्ट सेकंड को परिभाषित करता है इसमें। तो अब नॉर्मल आप देखो, इसमें धम्म महामता का सुना होगा आपने, तो इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें है स्पिरिट ऑफ धम्मा के बारे में बात की गई है। दूसरा इसमें अगर ही आपको कंफ्यूज हो तो इसमें देखिए नगल व्यो हल्का के बारे में बात किया गया है, तो ये इसमें ये होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात की जा रही है। तो जहाँ पे डी का आर और इसमें सी का क्यू होगा, तो उसमें आप देखिए सी का क्यू और डी का आर, बाकी कहीं है नहीं, तो इसका 3 आंसर सही होगा। उसके बाद बताया गया है कि हस्त आयुर्वेदा किसके द्वारा लिखा गया, तो सिंपल है, इसमें ये पालक प्या के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ये नहीं बताया गया है इसमें कौन सा ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी देवगांव 1803 में अंग्रेजों के द्वारा कौन सा लिया गया, तो इसमें ये जो कटक है जो मराठा राज्य से संबंध रखता है। उसके बाद ये बताया गया कि महाराष्ट्र स्टेट है द मैक्सिमम शेयर नेशनल हाईवे, जो महाराष्ट्र राज्य है सबसे अधिक नेशनल हाईवे को शेयर करता है। दूसरा है कि नेचर ऑफ द टेरिटरी एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन ऑफ मैक्सिमम शेयर द नेशनल हाईवे ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, तो इसके दोनों सही होंगे, ए और बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसमें बताया गया है कि कौन सा इसमें जो ये क्रिएटिंग रीअरेंजमेंट और द इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड डिफर्ड, सेवा क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सेवा क्षेत्र हमेशा टर्सरी एक्टिविटीज में आता है, यानी तृतीयक क्रियाओं में, तो ध्यान रखना, आंसर 3 सही होगा इसका। उसके बाद ये सवाल है कि उड़े देश का आम नागरिक किससे संबंधित है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसमें देखें तो इनोवेटिव स्कीम डेवलप ऑफ द रीजनल एविएशन मार्केट, बिल्कुल सही है इसका, जो उड़ियन विमान के लिए काम करता है। दूसरा ये है कि क्रिएट अफोर्डेबिलिटी यट इकोनॉमिकली वेएबल, मतलब ये जो उड़ान है जो विश्व स्तर पर क्षेत्रीय जो उड़ान को बहुत सस्ती दरों पर लागू करने का नियम किया गया है, तो इसमें दोनों सही होगा, इसमें 3 और 4। अगर आगे देखें तो इसमें ये बताया गया कि जो जिसमें आगे बताया गया है जो शरावती नदी है उसमें जो क्रिएट जोग फॉल्स, बिल्कुल सही है, जोग प्रपात है। दूसरा है ब्राह्मणी रिवर, इसमें ये जो कोसी और ये शंख रिवर्स के संगम से बनती है, ये इसमें कोसी नहीं होगा, इसमें यहाँ लिखा होगा ये कोयल नदी होती है, तो इसमें ध्यान रखिए। दूसरा ये जो ताम्रपाणी नदी है,
जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 सही होगा, इसमें ए और सी। तो इसमें ए और सी इसमें ए और सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें सोनार के बारे में बताया गया है। इसमें सोनार क्या होगा इसमें, तो सोनार अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक प्रकार का अल्ट्रासोनिक वेव्स है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें बताया गया है ऐसी कौन सी जो नेशनल वाइड फ्लैगशिप जो कैंपेन है पुनीत सागर अभियान चलाया गया है, जो समुद्र या जो कोस्टल एरिया है उनके ऊपर जो प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल्स को साफ करने के लिए काम करता है। तो ये एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के द्वारा काम किया जाता है। और आगे आप देखेंगे इसमें बताया गया कौन सी होस्ट कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2022 में होस्ट करेगी, तो इसमें ये होगा स्वीडन। नेक्स्ट ये है, इसमें बताया गया है कौन से इंडियन नवल शिप्स को अभी 2022 में इनको हटाया गया है। तो इसमें एक तो आईएनएस नेशक और इसमें आईएनएस अक्षय होगा, आईएनएस अक्षय होगा, तो इसका आंसर 2 सही है। आगे सवाल है कि इंडिया ने अभी हाल ही में एक डील की है, डील को साइन किया है और MS-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए, तो कौन से देश के साथ किया है, तो अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट सवाल है इसमें इंडिया डिफेंस जो सूरत और उदयगिरी रिफर से किसके लिए है, जो इंडिया के डिफेंस का जो सेक्टर है सूरत और उदयगिरी किसके लिए है, तो ये वारशिप्स के लिए है, यानी यहाँ पे बड़े बड़े युद्धपोत के रूप में काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का का नाम सबसे पहले आता है इसमें, तो हरिहर और बुक्का है इसमें। नेक्स्ट सवाल है कलीला व डिमना अरेबिक में जो ट्रांसलेशन किया गया है इसमें निम्नलिखित में से किसका ट्रांसलेशन है, ये पंचतंत्र के बारे में बताया गया है, आंसर 2 सही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इसके बारे में बताया गया है भूदान मूवमेंट किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो विनोबा भावे। नेक्स्ट सवाल है, इसमें कौन सी जो रिवर्स है इंडिया वाज द क्रॉस द अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर इसको पार नहीं कर पाया था, तो इसके ये जो ग्रीक भाषा में दिया गया है, जो इसमें हाइपेसिस है। आगे इसमें बताया गया है जो इब्न बतूता जब भारत में आया था उसने भारत की यात्राओं का वृत्तांत किया था, उसमें ये बताया गया 2 प्रकार के, जो डाक सेवा एक घोड़े पे होती थी जिसे उलूक के नाम से जाना जाता है, और जो पैदल होती थी जिसे दावा के रूप में। तो इसमें इब्न बतूता है, 11th की क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में स्पष्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल यह है कि हड़प्पा साइट है कौन सी जिसमें अल्ट्रस फाउंड पाया गया है, जिसमें फायर अल्ट्रस यानी यज्ञ के बारे में वर्णन आता है, तो कालीबंगा में यज्ञ का उल्लेख स्पष्ट दिया गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी में है ये। और इसमें ये बताया गया है जो डेंसिटी की गणना या जो घनत्व की गणना किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के बारे में बताया गया है, जो डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेट कल्टिवेबल एरिया, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चरल घनत्व के बारे में बताया गया है, जो कंप्यूटेड डिवाइडिंग टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन नेट कल्टिवेटेड एरिया, बिल्कुल सही है इसका। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी द कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन बाय द टोटल एरिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें 3 ही करेक्ट। नेक्स्ट सवाल इसमें है कि इसमें बताया गया जो ये जो टोरस होते हैं स्मॉल रॉकी हिल्स पे जो बनते हैं, तो किससे बनते हैं, वो ग्रेनाइट से, स्पष्ट हमारे क्लासरूम की कॉपी से सवाल आया है। सारे सवाल सारे के सारे सवाल हमारे क्लासरूम की कॉपी से या नोट से आए हैं, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया गया था पूरे के पूरे आए हैं, और सीएलसी के मॉड्यूल से सारे सवाल आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल आए हैं। और सीएलसी का जो करंट अफेयर है, और करंट अफेयर में सारे के सारे सवाल करंट अफेयर में हमने जो दिए थे वही की वही आए हैं। तो आप मान सकते हो एक जो पर्दे के पीछे की जो मेहनत होती है वो किस प्रकार की है, ध्यान रखें। अब इसमें बताया गया है इसमें एंटी साइक्लोन के बारे में। एंटी साइक्लोन बिल्कुल हाई प्रेशर सिस्टम है। दूसरा है एयर इन द सेंटर द सिस्टम मस्ट बी सब्सिडिंग, यानी जो केंद्र की जो वायु होती है तो बाहर की तरफ जाने का प्रयास करती है। तीसरा है इसमें जो कन्वर्जिंग वाइंड से, ये गलत होगा, तो इसमें स्टेटमेंट 2 सही है। तो इसमें नेक्स्ट सवाल है कौन सा जो इसके बारे में बताया गया करेक्ट, तो इसमें बताया गया द अर्थ क्रस्ट ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल भंगुर अवस्था में होती है। दूसरा ये गलत होगा, क्योंकि जो देखिए जो कॉन्टिनेंटल है जो 15 नहीं है, जो ये कम से कम कितना होता है कॉन्टिनेंटल के बारे में अगर आप बात करें तो कॉन्टिनेंटल 30 किलोमीटर से ज्यादा होता है, 70 के आसपास, और ये होता है 4 से 7। तो इसमें दूसरा गलत होगा, पहला सही है, तो इसमें एक करेक्ट है। इसमें बताया गया है यूनियन टेरिटरी कौन सी जो साथ में मर्ज कर दी गई है। 2020 का सवाल है, करंट अफेयर का 2020 से आ गया, देखो आप, तो इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया है फिलहाल 2020 में।
ये अब करंट अफेयर का सवाल है। इसमें बताया गया है कि राफेल जो नडाल है, इन्होंने फिलहाल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में किसको हराया है। बिल्कुल स्पष्ट करंट अफेयर से सवाल आया है, तो इसमें कैस्पर रूड सही होगा। नेक्स्ट सवाल है ई संजीवनी और फ्री जो टेलीमेडिसिन सर्विस है उनको एक साथ किया गया है, तो कौन सी मिशन के थ्रू किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर का सवाल है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखिए। नेक्स्ट इसमें सवाल बताया गया है सेस्ट के बारे में। ये मेधावी छात्र है जो शेड्यूल कास्ट के, जो इसमें बताया गया, देखिए जो ऐसी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए है मेधावी बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल के बारे में बिल्कुल दोनों सही है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया हाई स्कूल इन टारगेटेड स्टूडेंट। दूसरा है इसमें हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर पुअर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, बिल्कुल दोनों सही है बहुत। नेक्स्ट इसमें बताया गया है द रिसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंडिया डायरेक्टर, इसमें देखिए आप जो प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी के बारे में अगर आप बात करें, तो इसमें कंट्री में जो इको सेंसिटिव जोन है कितने मिनिमम किलोमीटर किया गया है। तो इसमें 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बाउंड्रीज के हिसाब से नियर बाई। इसमें ये बताया गया इसमें ऑथर कौन है, जो टॉम्ब ऑफ सैंड के, तो इसमें बिल्कुल करंट अफेयर का सवाल है, गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट सवाल इसमें बताया गया है, इसमें जो फ्लाइंग शटल के बारे में बताया गया किसको जाना जाता है। तो फ्लाइंग शटल के बारे में तो इसमें जॉन के को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल यह है, सुभाष चंद्र बोस ने जब जापान से आए थे तो उन्होंने सिंगापुर में गवर्नमेंट फ्री इंडिया 1943 में इन्होंने स्थापना की थी, तो ध्यान रखना सिंगापुर है इसका। नेक्स्ट सवाल यह है इसमें ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13वीं जो दिसंबर 1946 में किसके द्वारा, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू है, बिल्कुल तो जवाहरलाल नेहरू सही होगा। इसमें बताया गया है कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। तो जो खेड़ा, आप देखिए जो खेड़ा है, खेड़ा 1918 में हुआ था, ये 1928 में हुआ था, ध्यान रखना। तो गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 1932 में, ये हुआ था 1931 में। इसके हिसाब से देखिए सबसे पहला कौन सा 4000 डी पे डी है, और ये कट जाएंगे सारे, तो इसमें डी है। उसके बाद ध्यान रखना डी के बाद सी होगा, तो डी के बाद जहाँ सी है वही सही है इसमें, तो 2 नंबर सही होगा। सिंपल है, अगर 2 याद रहते हैं आपको तो क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। इसमें ये बताया गया यूनियनिस्ट पार्टी किसके लिए है। सर दीनबंधु जो सर छोटू राम है, उन्होंने पंजाब में इस पार्टी की स्थापना की थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इंटरेस्ट इसमें जो लैंड होल्डर्स इन पंजाब के लिए काम किया गया था इन्होंने। बाकी ये भी सही है, बाद में 1923 में स्थापना हुई थी, और बाद में ये भी सही है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट भी थी, अपोज भी थी, ठीक है ध्यान रखना। तो इसकी दोनों सही है। दूसरा ये भी है इसमें हरि सेन के बारे में जो लिखा गया, तो उन्होंने किनके बारे में लिखा गया, तो इसमें प्रयाग शासक समुद्र गुप्त के बारे में बात किया गया, तो इसका ये सही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये बताया गया है इसमें जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, यानी योजना समिति आयोग का स्थापना कब हुई थी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें एस्टैब्लिश ऑफ द प्लानिंग कमीशन है, और उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन देखो 1950 में आया था, ये 1951 में आया था। उसके बाद ये भी लगभग आया था नेशनल प्लानिंग, ये 1948 के आसपास हो सकता है। तो इसमें डी ये सही है, डी है बीसी के हिसाब से, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आया था, ये 1900 लगभग 52 के 1952 जब 5वीं प्लानिंग योजना के बारे में बताया गया, तो डी है बीसी, इसका ये सही होगा। इसके बारे में बताया गया है इसमें देखिए ब्रिटिश राज ऑफ इंडिया, इसमें ये सीधा बताया गया है बैटल्स कौन सा युद्ध है जो लेइंग इसमें फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज ऑफ इंडिया काम किया गया है। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के बाद जब बक्सर का हुआ था तो उन्होंने बंगाल पे ब्रिटिश राज की स्थापना कर दी थी। बहुत सिंपल सवाल है, और ये हुआ था 1767 में हो गया था। उसके बाद ये बताया गया है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो ट्रेडिंग पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो ये कब स्थापना की गई थी, तो इन्होंने मद्रास पट्टनम में की थी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन सवाल है, और बाकी हमारे क्लासरूम की कॉपी से सारे। दूसरा इसमें सीधा बताया गया है डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है फॉर्मेड इन द, वो सबसे पहले जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, उसके बाद ये आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और इन्होंने वास्को डी गामा सही है, कालीकट पे आया था 1498 में आया था, दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये बताया गया है, देखिए इसमें ये बताया गया है द कल्टिवेबल
जो लैंड है विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन ए ईयर द लेस देन 5 ईयर, यानी ऐसी जमीन जो 1 से ज्यादा 5 से कम साल के लिए उनको पड़त के रूप में या बिना खेती किए से छोड़ दी जाती है, तो इसे ये कहते हैं फ्लो अदर देन द करंट फ्लो। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सवाल है, एग्रीकल्चर का है, जो इकोनॉमी से आया है। इसमें ये बताया गया है कि द मेजर पोर्शन द ग्रेट आर्टिशियन जो बेसिन है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से लोकेटेड है, तो ये नॉर्थर्न टेरिटरी में है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसमें ये बताया गया है इंडिया हैज द वन द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। दूसरा ये 25% नहीं है, इसमें ये गलत होगा, इसका थोड़ा कम है, इसका पूरा 4 भाग में नहीं है। दूसरा ये बिल्कुल एक्ट 2016 आया था, इसका 111 इनलैंड है, तो इसका ए और सी होगा। रेलवे के बारे में बात करें आप, बिल्कुल नॉर्मल है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न हमारे जयपुर में है, तो जहाँ पर डी का 2 होगा वही देखेंगे। तो इसमें देखिए आप 4 आप इस तरीके से देख के काट सकते हैं, और आप ये भी काट सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। और जो ईस्ट सेंट्रल है वो ध्यान रखना, वो है हाजीपुर, कहाँ पे है, वो है हाजीपुर, ध्यान रखना। इसमें भी A का 3 है, A का 3 है, और उसमें देखिए तो नॉर्थ ईस्ट है वो इसमें है मालीगांव में है, ध्यान रखिएगा। तो B का ये 4 होगा, तो सिंपल है, B का 4 यहाँ है, B का यहाँ 1 है, ये गलत हो जाएगा, इसका ये सही है। बाकी आप मैच कर लें, इसमें बाकी रहता है ये नॉर्थर्न फ्रंटियर गोरखपुर में है, बिल्कुल सही होगा। इसमें ये अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया है, कौन सा नॉट करेक्ट है इसमें? पहला है पी वेव्स मूव फास्टर आर देन फर्स्ट अराइव द सरफेस, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा ये भी बताया गया है पी वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू द गैसेस लिक्विड और सॉलिड, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें जो सेस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री एपिसेंटर रिकॉर्ड, बिल्कुल ये भी सही है। पी वेव्स मैक्सिमम एरिया कन्वर्टेड द शैडो जोन्स, ये हमेशा एस वेव्स होती है, तो इसका ये नॉट करेक्ट होगा, ये नॉट करेक्ट होगा। इसका आंसर 4 है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जियोग्राफी का सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में डालने वाला है। अगर आप बहुत डीपली पढ़ते हैं तो डीपली ये वो सवाल होते हैं जो नॉर्मल सी रैंक और जो टॉप करते हैं, फर्स्ट टॉप 10 में आते हैं, उन बच्चों के लिए सवाल है। तो इसमें देखिएगा नॉर्मल कंफ्यूजन की स्थिति में वो इतना हार्ड आप इसको कह नहीं सकते। अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, नॉट इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें बताइए रॉक्स 3 होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सबसे ये जो कायांतरित होती है अपना चेंज होती रहती है। तो इसमें आगे देखिए सवाल, इसमें बताया गया है कि द segregation of mineral into wave bonds, the flat surface some metamorphic rocks develop foliates, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें the foliate develop into broad minerals bands, the metamorphic rocks extremely hard, बिल्कुल ये इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर 2 सीधा सही हो गया, ध्यान रखिएगा। बाकी मेटामॉर्फिक द टेंस फ्लैग पार्ट बिल्कुल सही है। ओरिजिनली वर कंपोज्ड वन मिनरल्स ऑफ्टन द फोलेटेड डोमिनेंट मेटामॉर्फिज्म, बिल्कुल सही है इसका। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें जो ये बताएगा द ब्रॉड मिनरल्स बैंड एंड द मेटामॉर्फिक रो एक्सट्रीमली हार्ड, क्योंकि इसमें फॉलिटन डेवलप नहीं हो पाता, ध्यान रखिए। उसके बाद सिंपल सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसमें जो सेपरेट्स बताया गया है अर्थ कस्ट फ्रॉम द मेंटल, इसमें जो डिसकंटिन्यूज इसमें कौन सा फॉलोइंग करता है, जिसमें तो माहौरो विहिक, इसमें ये सवाल सही होगा। उसके बाद सिंपल बताया गया है कौन सा द वर्ड वुड द रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो ये काम्पाला युगांडा है, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा बच्चों ने ये जो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया किया था, बिल्कुल गलत है। अगर आप थोड़ा डीपली और हाई लेवल का सवाल है इसमें, तो कामलाबंगा युगांडा बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये बताया गया है फ्लाइंग एक्रॉस ईस्ट, अगर आप जैसे ईस्ट का मतलब है आप आगे आते हैं, आप आगे आते हैं, और वेस्ट का मतलब पीछे जाते हैं, तो इसका मतलब आप 120 घंटों को गेन करते हैं, तो इसका ये सही होगा बिल्कुल। आप 24 यानी एक दिन गेन करते हैं 120 घंटे के बारे में, या 12 घंटे मत लीजिएगा, एक दिन के हिसाब से 120 घंटे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, इसमें ये बताया गया है जो प्राइम जो मेरिडियन है डज नॉट पास थ्रू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो अफ्रीकन कंट्री के बारे में। तो बाकी इसमें जो मोरक्को है, इसमें ये माली है, बाकी अल्जेरिया और घाना, हाँ इसमें घाना में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इन सब में है। अगर आप जो द प्राइम मेरिडियन की लाइन देखते हैं आसपास के मैप पे देखिएगा, मैप में जब देखते हैं तो इसमें घाना नहीं मिलता, बाकी सारे देश मिलते हैं।
इसमें बताया गया है द पजल्स ऑफ द जियोलॉजिक टाइम क्रिएट एंड द एनालाइज हिस्टोरिकल मैप्स ऑफ अर्थ। नाउन कौन सा होगा? तो ये मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। जैसे आप पहाड़, पर्वत, पठान, नदियां सारा देखते हैं तो इसमें ये सही होगा, इसमें पैलियोमॉर्फोलॉजी ये सही होगा। ठीक है, ये पूरे 50 सवाल पूरे होते हैं। इसे देखकर लगता है कि एनडीए यूपीएससी का सबसे आसान एग्जाम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर के साथ साथ ये पूरे के पूरे सवाल कुछ एग्रीकल्चर से भी आए हैं। और एक बात ये भी बता दूं कि सारे सवाल जितने भी पूरा पेपर है हमारे क्लासरूम के कॉपी के नोट्स और सीएलसी के मॉड्यूल से लाइन टू लाइन आए। ये हमारे लिए, मेरे लिए भी, हमारे साथी जितने भी टीचर हैं उन सभी के लिए सबसे बड़ी ये गौरव की बात है। बच्चों के लिए गौरव की बात है कि वो एक सीएलसी के सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चा जो ये एग्ज़ाम दिया है जिसे लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा है, तो सीएलसी परिवार जल्द ही नया बैच अनाउंस करने जाएगी, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। और आइए साथ मिलकर हम, हमारे साथी फैकल्टी, जितने भी प्रकार के जो टीम मेंबर हैं, मिलके अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए साथ में लड़ेंगे और निश्चित ही सफलता पाएंगे। और आप एक बार आके देखें, सीएलसी के सिस्टम को देखें, यहाँ के जो भी जितने भी प्रकार की क्लासेज हैं उन्हें देखें, आप बच्चों से पूछें। बिल्कुल ये आपके लिए एक सबसे सुनहरा सपना हो सकता है और जैसे साकार सीएलसी ही कर सकती है और उसकी जो टीम की मेहनत है वो कर सकती है। इसलिए आप सभी का मैं प्रेमपूर्वक हृदय की गहराइयों से एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा और चलता हूँ। धन्यवाद।